युवा लेखिका अंकिता जैन का कहानी संग्रह ऐसी वैसी औरत नारी के बेरंग और बदरंग पक्षों को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास है। यह एक ऐसा कहानी संग्रह है जो किसी भी स्त्री को ऐसा वैसा कहने के पूर्व समूचे समाज को उसके अंतर्मन को समझने और अपनी सोच को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। नमस्कार साथियों, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर एक बार पुनः आपके साथ और आज आपके सामने लेकर आई हूँ अंकिता जैन के कहानी संग्रह ऐसी वैसी औरत में से एक बेहद मार्मिक कहानी, छोड़ी हुई औरत। 4.5 घंटे नैरो गेज की ट्रेन में एक ही पोजीशन लिए अकड़े रहने के बाद पैरों पर सीधे खड़े होने में कुछ वक्त लगा। ट्रेन से बाहर आ गई हूँ, इसका एहसास तब हुआ जब घंटों तरह तरह के पसीने की बदबू के बाद नथुनों से कुछ साफ हवा पार हुई। स्टेशन के बाहर का नजारा ज्यादा नहीं बदला है। आखिरी बार जब 7 साल पहले यहाँ आई थी तब बस वो सामने वाली चौकी नहीं थी। पहले वहां एक टूटी पुरानी झोपड़ी हुआ करती थी जिसमें गोली बिस्कुट, चाय, समोसे और भजिया बेचने वाला एक बूढ़ा रहता था। अब पीले रंग की इस चौकी में खाकी वर्दी वाले बनियान में बैठे हैं। वैसे भी चंबल के इस इलाके में मुझे पुलिस स्टेशन के होने का कोई मतलब कभी समझ ही नहीं आया। यहाँ का हर आदमी खुद को थानेदार समझता है। स्टेशन के बाहर पुरानी यादें कुरेदते हुए 2 कदम आगे चली ही थी कि रिक्शे वाले ने घेर लिया। कितने जाओगे मैडम जी? एक ने आगे बढ़कर पूछा तो चेहरे पर यकायक मुस्कुराहट आ गई। बहुत दिनों बाद ये टोन सुनने को मिला। कितना ही दूर रह लो लेकिन अपने गांव की भाषा चुटकियों में आपको गांव से जोड़ देती है। डाक खाना रोड, मित्तल जी के यहाँ, मैंने कहा और रिक्शे में बैठ गई। बाबा अब नहीं है लेकिन उनके नाम को अब भी लोग जानते हैं। लंबी चौड़ी कदकाठी वाले हमारे दादाजी को लोग दूर से पहचान लेते थे। उनकी बुलंद आवाज पूरी बगिया में गूंजती थी। गांव के पुराने लोग कहते हैं कि बाबा के बचपन में आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के डंडे भी खाए थे। बाबा की वजह से हम बच्चों की भी बहुत धाक थी। मुझे तो लगा था कोई रिक्शे वाला मुझे भी पहचान लेगा, लेकिन इतने सालों बाद आई हूँ तो शायद कोई न पहचान पाए। 20 साल पहले हुई शादी के बाद मेरा यहाँ आना लगभग छूट गया है। मेरी शादी के बाद माँ पापा भैया के पास दिल्ली चले गए, इसलिए जब भी मायके आई उन्हीं के घर आई। हाँ, लेकिन पैदा होने से शादी तक के 21 साल जो यहाँ गुजारे उनकी कई सारी यादें हैं। एक पूरी जिंदगी जी है मैंने यहाँ। कई लोग हैं यहाँ के जिनसे आज भी उतनी ही जुड़ी हूँ जितनी 20 साल पहले थी। रज्जो का नाम भी उन्हीं में से एक है जिसकी यादों की जड़ें मेरे दिल में सबसे ज्यादा गहरी है। अपनी शादी के बाद मैं 2 ही बार यहाँ आई हूँ, एक बार अम्मा की गमी में और दूसरी बार बाबा की गमी पर। इसके अलावा कभी कोई कारण बन ही नहीं पाया यहाँ आने का। अब भी शायद नहीं आती अगर चचेरे भाई ने अपने बेटे की शादी में इतना जिद करके बुलाया न होता। वैसे सच कहूँ तो सालों बाद एक बार रज्जू से मिलने की इच्छा भी मन में थी, इसलिए बहाना पाकर खींची चली आई। रज्जू की याद आते ही उसकी अलग अलग छवि आंखों में बनती है। कभी बेजार से पुराने फर्नीचर की किसी दुकान की तरह अपने पैरों पर घिसटती दिखती है, तो कभी जवानी के दिनों की उसकी मंत्र मुग्ध करने वाली कत्थई आंखें पल भर में मुझे भूसे सी पीली और फुसफुसी दिखने लगती है। और कभी उसकी सुंदरता जो किसी जमाने में मोहल्ले की लड़कियों के लिए जलन का कारण होता था, तो कभी उसके बदन पर हड्डी और चमड़ी के बीच मुझे कुछ नहीं दिखता। सोचती हूँ यह सब मेरी कल्पनाओं में है या वाकई उसके साथ ऐसा हुआ होगा। आज भी अपने घर की छत से उसके घर के बरामदे में झांकने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद
वो कहीं दिख जाए जो सालों पहले मेरी और इस नापाक दुनिया की आंखों से ओझल हो गई थी। रज्जू से मेरा रिश्ता यूं तो सालों तक पड़ोसी का रहा। उम्र में वो मुझसे 6 साल बड़ी भी थी, लेकिन फिर भी हम हमेशा सहेलियों सी रही। वो तो कहती थी कि उसने मुझे गोद में भी खिलाया है और मैंने कई बार उसकी गोद गंदी भी की। लेकिन मुझे रज्जू से जुड़ी हुई कई यादों में से जो सबसे पहली याद है वो है उसका खरबूजे के बीजों को घर के बाहर चबूतरे पर छीलते रहना और मुझसे उन्हें पिस्ता पंसारी की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाना। इसके बदले में वो मुझे 2 रुपए भी देती थी और थोड़े से खरबूजे के छिले बीजे भी। रज्जो के हक में मेरे पास बस यही एक मीठी याद है, क्योंकि जब मैं 10 साल की थी तब रज्जो की शादी हो गई थी। उसके बाद कुछ मीठा रहा ही नहीं। रज्जो हमारे पड़ोसी बुंदेला साहब की लड़की थी, 4 भाइयों की इकलौती बहन। दूध मुंही थी। जब माँ चल बसी तो भाइयों का भरपूर प्यार मिला, खासकर बड़े भैया का। रज्जो, ये ले, तेरे जन्मदिन पर 4 जोड़ी कपड़े तेरे लिए। उसके हर जन्मदिन और रक्षाबंधन पर बड़े भैया हमारे घर से ही आवाज लगाते जाते थे और हमें पता चल जाता कि रज्जो के लिए नए कपड़े आ गए हैं। लेकिन रज्जो को मैंने उन नए कपड़ों के लिए कभी वैसे चहकते नहीं देखा था जैसे हम लोग अपने कपड़ों के लिए चहका करते थे। वो हमेशा यही कहती, ये क्या भैया, इस बार फिर एक ही कपड़े के 4 सूट। जब तक रज्जो अखबार के लिपटे कपड़े देखकर शिकायत करती, तब तक भैया जा चुके होते। अपनी उम्र और ऊंचाई में भी बहुत बड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले, आंखों में हमेशा रोब और माथे पर हमेशा शिकन रखे। अपने बड़े भैया से कोई चीज जिद करने या चाह कर मांग पाने की हिम्मत रज्जो में कभी नहीं हुई। हाँ, उसकी माँ होती तो शायद उनसे मन मर्जी के कपड़े सिलवाती। बड़े भैया जितना लाड उस पर दिखाते थे, उतना ही उनके गुस्से से वह थर थर कांपती थी। रज्जो और उनके बीच मतभेद के कारण तो बहुत थे। वे मोहल्ले के बच्चों के साथ कभी सड़क पर या बगिया में रज्जो को खेलने नहीं जाने देते, न छोटे भाइयों के दोस्तों के सामने उसे आने देते, और घर से कभी बाहर अकेले कहीं चली जाए तो उनका बुलंद आवाज में दहाड़ना और आंखें लाल कर लेना ही रज्जो को कंपा देने के लिए काफी होता था। रज्जो उनके सामने कभी कुछ बोल न पाती, बस 4 शब्द। अगर अम्मा होती तो शायद यही कहती, जबान मत चला, मोड़ियों के से ढंग सीख। कल को शादी होगी तो लोग यही कहेंगे कि बिन माँ की लड़की को तनिक भी लक्षण नहीं सिखाए। यही तकिया कलाम था बड़े भैया का। इसके आगे न वो कुछ कहते न रज्जो को कुछ कहने देते। उन दोनों के बीच की अनबन यूं तो चलती ही रहती, लेकिन उस दिन तो सब कुछ बदल सा गया जब मेरे और मोहल्ले की दूसरी लड़कियों के साथ रज्जो भी सड़क पर लंगड़ी खेल रही थी। गांव से बाहर गए भैया बताकर गए समय से पहले ही आ गए। यहाँ क्या उछल कूद कर रही है, चल घर, आज से शाम की भैंस तू ही दूहेगी। भैया, मगर भैंसे तो हरिया दूता है ना? रज्जो ने तबेले से बंधी भैंसों की तरफ देखते हुए कहा तो बड़े भैया की जगह भाभी बोल पड़ी, अब मैं आ गई हूँ और फिर तू भी तो है, हम दोनों औरतें मिलकर घर का काम संभाल लेंगे, नौकरों पर फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत है। उस दिन 14 साल की 2 चोटी बनाए 4.5 फीट की रज्जो ने अपने माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाते हुए खुद को पहली बार आईने में एक औरत के रूप में देखा था। शायद गांव में यही उम्र होती है औरत बनने की। बड़ी भाभी भी तो 14 साल की ही थी जब आई थी। थोड़े दिनों में भाभी ने रज्जो के साथ पूरे घर के काम का बंटवारा कर लिया। भैंस भाभी दूहती तो गोबर रज्जो समेटती, कुएं से पानी भाभी खींचती तो घर तक रज्जो लाती, आटा भाभी गूंदती तो रोटी रज्जो सेकती। 16 साल तक की रज्जो 4 भाइयों, 2 भाभियों, 2 भतीजों वाले बुंदेला परिवार को
बखूबी संभालती रहती थी। शायद 2-4 साल और संभालती रहती, लेकिन जो अपने भाग्य में ही दुर्भाग्य लिखवा कर आया हो, उसे कैसे रोका जा सकता है। उस दिन रज्जो हाँफती हुई मेरे पास आई और बोली, जा पिस्ता पंसारी की दुकान पर यह चिट्ठी दे आ। मैं हैरान थी और कुछ समझ नहीं पाई थी कि रज्जो ने ऐसा कहा था तो देने जाना था, सो चली गई। उस रात उसके घर से मेरे आंगन तक आने वाली उसकी चीखों और रोने की आवाजों पर जब मैंने घबराते हुए माँ से पूछा था तो उन्होंने कहा था, पिस्ता पंसारी के बेटे से चक्कर चल रहा है इसका। 4 साल से चिट्ठियां बदली जा रही थी, घर वालों को पता लग गया है, सो सुताई लगा रहे हैं। उसके बाद भैया का राक्षसी रूप ज़हन में आते ही रज्जो की चीखों से मैं सिहर उठी थी। अगर सबको पता चल गया कि अनजाने में ही सही खरबूजे के बीजों की वो थैली मैं ही पिस्ता पंसारी के बेटे तक पहुंचाती थी तो मेरी भी खैर नहीं। उस दिन मैं ग्लानि से भर गई थी। लग रहा था रज्जो को पड़ने वाली मार की कहीं न कहीं मैं भी हकदार हूँ। रज्जो की मोहब्बत का राज खुलने के बाद मोहल्ले के लोगों ने अपनी बेटियों को उससे दूर कर दिया और घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। पिस्ता पंसारी के बेटे से ही शादी करना रज्जो की जिद थी। उसे उतारने के लिए रोज रात को जब बड़े भैया घर आते तो रज्जो की चीखें और डंडे की मार हमारे आंगन तक सुनाई देती। बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, बहुत इश्क लड़ाना है, ऐसी गर्मी उतारूंगा कि सब भूल जाएगी। रज्जो के बड़े भैया की यह एक लाइन आज भी जब मेरे कानों में गूंजती है तो मन कांप जाता है। कई दिनों तक बंद कमरे में ही थाली सरका कर खाना देने और लात घूसों के बाद भी जब रज्जो की मोहब्बत कम न हुई तो बड़े भैया ने आखिरी हथकंडा अपनाया। वो था उसकी शादी का। माँ थी नहीं, पिता भी गुजर चुके थे। अपनी नाक बचाने के लिए आनन फानन में भाइयों ने पड़ोस के गांव से एक अच्छी जमीन जायदाद वाले घर का लड़का ढूंढ निकाला और चौमासा लगने से पहले ही शादी भी कर दी। उसके चले जाने पर सबसे ज्यादा दुख उस वक्त मुझे हुआ था, इसलिए नहीं कि उसकी मोहब्बत उसे नहीं मिल पाई, बल्कि इसलिए कि अब मुझे खरबूजे के छीले बीज और उनकी दलाली से मिलने वाले रुपए नहीं मिलेंगे, और इस बात का भी कि अब हमारे घर घर खेलने वाले ग्रुप में लड़के की माँ का रोल कौन निभाएगा। शादी के बाद भी रज्जो के मन में पिस्ता पंसारी के बेटे की मोहब्बत जिंदा थी या नहीं, उस वक्त तो उसने नहीं बताया, लेकिन जब वो पहली बार मायके आई तो बहुत बूझी सी और मरी मरी सी दिखी। सब की नजरों से बचकर जब कुछ देर के लिए मैं उससे मिली तो उसने बस इतना ही कहा था, अम्मा होती तो ऐसा न हुआ होता ना सिम्मी। तब मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब शादी के साल भर बाद ही मायके आई रज्जो से मैंने पूछा था कि इस बार कितने दिनों के लिए आई है, और उसने कहा था हमेशा के लिए। रज्जो शादी के 1 साल में कभी अपने भाइयों को यह बता ही नहीं पाई कि ससुराल में जमीन जायदाद भले अच्छी हो, लेकिन उसके पति की जुए की लत से उसे घर से फूटी कोड़ी नहीं मिलती और आए दिन रज्जो से पैसे तो कभी गहने छीनता उसका पति अपनी नई ब्याहता पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता था। सबके सामने बात तब आई जब एक रात उसका पति सारे गहने और रुपए लेकर भाग गया। कहाँ, किसके साथ, आज तक कोई नहीं जानता। रज्जो के भाइयों ने पुलिस कोर्ट कचहरी के सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन उसके पति का कहीं कुछ पता न चला। किसी ने कहा कोई दूसरी औरत रख ली, किसी ने कहा वह मर गया। ससुराल वालों ने भी कुछ ही दिनों में रज्जो को बोझ समझकर अपने माथे से उतारकर पल्ला झाड़ लिया। पल्ला तो भाभियां भी झाड़ना चाहती थी। यहाँ वापस लाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है क्या? फिर से उस पिस्ता पंसारी के लड़के के साथ रंगरलिया मनवानी है क्या? तो लाकर बिठा लो अपनी छाती पे। भैया भी कतई नहीं चाहते थे कि रज्जो वापस आए, लेकिन जब ससुराल वालों ने उसका बोरिया बिस्तर बांधकर वापस भिजवा दिया
तो मजबूरन बड़े भैया को अपना फैसला सुनाना पड़ा। आग लगन दो इसकी ससुराल को, चार चार भाई मिलके एक लड़की को पेट भी नहीं पाल पाएंगे क्या। उस दिन के बाद से रज्जो खुद के लिए गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, लाल चूड़ियां और बिना पति वाली सुहागिन बन गई और दूसरों के लिए पति की छोड़ी हुई औरत। बस इसी पहचान के साथ उसने फिर से घर संभाल लिया और एक बार फिर घर में वही आवाजें गूंजने लगी। रज्जो, मैं बाजार जा रही हूँ, संजा को चूल्हा जला देना। रज्जो, मैं भजनों में जा रही हूँ, मुन्ना को संभाल लेना। रज्जो, रोटी ठंडी है, मंझले भैया आते होंगे, खाना गरम कर दे। ससुराल से हमेशा के लिए वापस आने के बाद भी रज्जो कभी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने नहीं आई। मेरा मिलना जुलना तो उससे पहले से ही बंद था। ससुराल से वापस आने के बाद और ज्यादा पाबंदी लग गई। पर चाहे प्यार हो या दोस्ती, जितना रोको उतना बढ़ती है। मैं और रज्जो भी फिर से छुप छुप कर मिलने लगे, कभी मंदिर में तो कभी बगिया में। कुछ ही महीनों बीते थे उसे ससुराल से वापस आए, लेकिन उसके पिचके गाल और हड्डी से चिपकी हुई खाल के बीच जब मांस दिखने लगा तो उम्मीद जागी कि रज्जो की जिंदगी फिर से पहले जैसी न सही पर ठीक तो हो जाएगी। लेकिन हमारे जमाने में पति की छोड़ी हुई औरतों की दुर्दशा घर से ही शुरू होती है। इसका एहसास मुझे उस दिन हुआ जब उसके छोटे भाई की शादी के एक दिन पहले मैं उसके घर गई। मेरा रज्जू से मिलना बंद था, लेकिन पड़ोसी होने के नाते वार त्योहार पर एक दूसरे के घर पारिवारिक आना जाना था। शाम को उसके भाई की बारात दूसरे गांव जानी थी। उसी के पहले घर में गीत थे। जब मैं माँ के साथ गई थी और नजर बचाकर रज्जो के कमरे में पहुंची तो वह किसी तैयारी में लगी थी। हम जे वाली साड़ी का ब्लाउज, इसका पेटीकोट और इसका, अरे जे तो भूल ही गई। दिन भर सबके कामों को समेटवाती रज्जो को अपने लिए जब फुर्सत मिली तभी अपनी अटैची बांधने गई। अपनी किसी साड़ी के छूटे पेटीकोट को अलमारी में से उठाती रज्जो का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। क्या बात है, एक दिन की बारात के लिए इतने कपड़े? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा तो वह बोली थी, हाँ तो क्या, मेरे भाई की शादी है। और तुझे पता है, गांव से पहली बार बारात में औरतें भी जा रही है। उस दिन में कई सालों बाद मैंने रज्जो को इतना खुश देखा था। जब बारात वाली बस के हॉर्न की आवाज सुनी तो रज्जो दौड़ती हुई बाहर भागी। बस पर कमल संग छाया के पीले पर्चे देखकर तो वह बच्चों सी चहक उठी थी, जो घर के छज्जे से पिता को हाथ में पसंदीदा खिलौना लाते देख चहकता है। बस लगते ही घर के सारे मेहमान एक एक करके बस में बैठते गए। रज्जो जब अपनी अटैची उठाए हुए बस के दरवाजे पर पहुंची तो मंझले भैया ने कहा, तू रुक जरा, परे हो। रज्जो भी ये सोचकर हट गई कि शायद भाभियां और वो किसी दूसरी जीप से जा रहे होंगे, क्योंकि जब तक भाभियां भी तो नहीं बैठी थी। मगर थोड़ी देर बाद जब तीनों भाभियां भी बैठ गई तो रज्जो ने मंझले भैया से पूछ ही लिया, और मैं नहीं जा रही हूं क्या? मंझले भैया ने नहीं में सिर हिलाया और जाने वालों की लिस्ट देखते हुए बस में चढ़ गए थे। मैं उस दिन अपनी छत से रज्जो के टूटते अरमानों को बिखरता हुआ देखती रही थी। चाहती थी कि जाकर उसे गले लगा लूं और कहूं कि तू परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाई सिवाय दर्शक बनकर उसकी सहेली का तमाशा बनते देखने के। कैसी बावली है, इसे भी ले जाएंगे, इसने सोच भी कैसे लिया। बस चलने लगी तो किसी रिश्तेदारनी की आवाज खिड़की से आई थी। उस दिन घर के चबूतरे पर लाल हरे रंग की साड़ी में सजी धजी, हाथ में अटैची लिए खड़ी रज्जो गली के मोड़ पर आंखें टिकाए तब तक खड़ी रही जब तक उसका ये वहम टूट नहीं गया कि उसे सच में उसी के छोटे भाई की शादी में नहीं ले जाया गया था।
रज्जो ने अटैची जोर से चबूतरे पर फेंक दी और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। 2 घंटे तक बेसुध सी रोती रही थी वह, और वहीं जमीन पर अटैची के टूटे कुंदे, बिखरी साड़ियों, टूटी चूड़ियों के साथ वह शाम रज्जो की उम्मीदों को साथ लेकर ढल गई। देर तक चांद की मौजूदगी में उस रात सिर्फ मैं और रज्जो ही बचे थे। अपनी छत से रज्जो की बेजार हुई ख्वाहिशों को देख रही थी, और रज्जो, उसे तो आंसुओं की धुंध में शायद कुछ भी नहीं दिख रहा होगा सिवाय रेत सी बिखरी अपनी जिंदगी के, जिसे उस रात के अंधेरे में पिस्ता पंसारी के लड़के ने समंदर की लहर बनकर खुद में समेट लिया था। उस रात मैंने उस लड़के को रज्जो का आंचल समेटते हुए घर में ले जाते हुए और अपने घर के दरवाजे बंद करते देखा था। उसके बाद उस दरवाजे के पीछे क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो दरवाजा बाद में खुला जरूर, लेकिन रज्जो उसमें से फिर कभी नहीं निकली। साथियों, यह थी बेहद मार्मिक कहानी छोड़ी हुई औरत, जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई साहित्यिक रचना के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।